हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्मार्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ का एनुअल टर्म प्रैक्टिस पेपर। ये गलत प्रिंट हुआ है ना, क्या है ये? एनुअल टर्म, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर 2025-26, ठीक है। सबसे पहले देखो, टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। सामान्य निर्देश की बात करें तो क्या कहता है? पहला देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं, जिनमें 5 खंड अ, व, स, द और ई में विभाजित किया गया है। खंड का में एक प्रश्न है, जिसमें 12 बहुविकल्पीय उपभाग है। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है, ठीक है। उसके बाद खंड खा है, इसमें 6 प्रश्न है, 2 मार्क के। खंड गा में 3 प्रश्न है, 3 अंक के। खंड घ में 3 प्रश्न है, 5 अंक वाले। और डा में जो है केस आधारित प्रश्न है, 4 अंक के, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर के उपभाग हैं, ठीक है। हम खंड अ से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंट वगैरह बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, खंड आ व स द ई लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे खंड का है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है, ठीक। पहला देखो, प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 12 हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। फर्स्ट देखो, अनुक्रम का अगला पद है। देखो कैसे कर रखा है। 1 का डबल क्या होता है? 2। 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 का डबल क्या होता है? 8। 8 का डबल क्या होता है? 16। तो 16 का डबल कितना हो जाएगा? 16 इंटू कितना कर दोगे? 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 32। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा? 32। तो आंसर किस पर लगा दोगे आप? 32 पर। सेकंड वाला देखो, एक रेखाखंड में अंत बिंदुओं की संख्या होती है। बताओ, रेखाखंड इस तरीके से होता है ना, ये सेकंड हो गया। कितने अंत बिंदु है? 1 और 1 2। तो क्या लिखोगे? 2 अंत बिंदु, है ना। कितने अंत बिंदु हैं? 2। तो आंसर किस पर आ जाएगा? 2 पर, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या कहता है? वह संख्या जिसके अंकों का योग 14 है। तो चेक कर लो, थर्ड में ए वाले का कितने अंकों का योग है? 140 है ना। तो अंक कितना हो गया? 1 + 4 + 0 कितना हो गया? ये तो 5 ही हो गया, ये तो होगा नहीं। बी देखो कितना है? 2 3 4, 234 है ना। 2 + 3 + 4 जोड़ो, 2 और 3 5 और 4 9। तो ये भी नहीं होगा। सी देखो, 4 5 6, 4 + 5 + 6 जोड़ो, 4 और 5 9 और 6 15। ये भी नहीं होगा। डी देखो, 9 5 0, 9 + 5 + 0 14। तो आंसर आपके पास क्या हो गया? डी, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, वाक्य द क्वैक ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द लिटिल लेजी फ्रॉग में अक्षर ई कितनी बार आता है? देखो, कहां पर अक्षर ई है? यहाँ एक बार ये रहा अक्षर ई, 1 2 3 4। कितनी बार आया? 4 बार। तो आंसर किस पर लगा दोगे? 4 पर, ठीक है। बहुत आसान है ये तो। पांचवा देखो, वह अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य है। देखो, अभाज्य संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 35 तो हो नहीं सकता, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5 है। 5 के ही 2 गुणनखंड है और 5 से विभाजित भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 47/9 का मिश्रित भिन्न है। कैसे निकालोगे मिश्रित भिन्न? देखो, हमारे पास ये है 6 वाले का, ठीक है। 6 वाले का मिश्रित भिन्न कैसे निकालोगे? 47/9 इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, 47 और 9। 9 5 जा कितना होता है? 45। कितना बच जाएगा? माइनस करोगे तो 2। 5 सही 2/9, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट देखो, सातवां, 50 मीटर लंबे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई है। देखो किस तरीके से करोगे। तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना है बताओ? बगीचे का हमारे पास जो है क्षेत्रफल, वो है हमारे पास 1000 मीटर, है ना, स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ लंबाई कितनी है? लंबाई
ये 1000 मीटर स्क्वायर आ गया। इसने कहा है लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई आपको बतानी है, हमें पता नहीं है, चौड़ाई को चौड़ाई रहने दो ना। 1000 मीटर स्क्वायर आ गया, चौड़ाई की वैल्यू निकाल लो। 1000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई जो है, गुणा इधर आके भाग हो जाएगा ना, 50 से भाग कर देना मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर बचेगा। विजिबल है ना? हाँ। और ये 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 0 कितना आ गया? 20 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ देखो आंसर कितना आ गया? 20 मीटर। तो ये रहा हमारे पास आंसर। आठवां देखो, 84 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो, सारी अभाज्य संख्या है ना, जहाँ 84 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है? 84। तो आ गया ना, यहाँ पर ही आंसर आ गया 84, तो यही हो जाएगा। बाकियों में करके देखो 84 नहीं आएगा, जैसे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा भी नहीं होता ना, बाकी इनमें भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखो, 1/5 का समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब जहां पर आपको सेम ऐसा नंबर मिल जाए उसको समतुल्य भिन्न बोलते हैं। ये तो अलग है। यहाँ पर काट के देखो, जैसे 20/9 है ना, ये 20/60 है। काट के देखो, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये तो आया नहीं बराबर। फिर दूसरा वाला देखो 12/60 है, इसको काटो, 12 1 जा 12, 12 5 जा, कट गया ना। तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा? सी। इसको काटोगे ये तो कटेगा ही नहीं। आगे देखो, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है। 10th वाला देखो क्या कहता है, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, और केंद्र से वृत्त पर कहीं पर भी जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 देखो क्या कहता है, एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या है। कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो देखो यहाँ विजिबल है ना 11, ये वर्ग होता है ना, तो देखो सममित रेखाएं दो, तो ये विकर्ण हो गए, एक यहां से आप खींच सकते हो और एक यहां से, तो कितनी हो गई? 4 सममित रेखाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 4। तो आंसर किस पर लगा दोगे? 4 पर। अब 12 वाला देखो क्या कहता है, लक्ष्मी के बचत खाते में क्रमशः 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए जमा की प्रविष्टियां हैं। तो देखो 12th वाला यहीं पर लिख रहा हूं ना, जमा कितने करे हैं इसने? इसने जमा कर रखे हैं 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए। जोड़ लो सबको, 30 और 40 70 होता है, और 50 120 रुपए हो गए। और इसने निकासी कितनी कर रखी है? निकासी का मतलब निकाला है, कितने पैसे निकाल लिए हैं बताओ? इसने निकाल लिए हैं 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए। जोड़ दो, ये हो गया 150। तो बताओ, जमा इसने 120 करे थे, निकाल इसने 150 लिए हैं, यानी इसमें निकासी की राशि रह गई ना। कितनी निकासी रह गई बताओ? 150 में से 120 ही तो जमा करे थे, 30 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे इसको। कितने देने पड़ेंगे? 30 रुपए। तो आप क्या कहोगे? निकासी राशि है इसके पास 30 रुपए। ठीक है, खंड खा देखो, हमारे पास 2 से 7 प्रश्न हैं, 2 अंक के हैं ये। ठीक है, पहला देखो, 196 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो 196 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 196 2 से कट जाएगा ना, 2 9 जा कितना होता है बताओ? 18, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट दोगे, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 9 जा। अब ये किससे कटेगा? 7 से, 7 7 जा और 7 1 जा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बताओ? इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 196 के 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, इतना कर सकते हो। और इसको लिख सकते हो, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, और 7 भी कितनी बार है? 2 बार, तो इसका स्क्वायर। तो आंसर हो गया आपका ये। नेक्स्ट देखो, अंक 1 2 और 4 से बने सभी 3 अंकीय पैलिंड्रोम्स की सूची बनाइए जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। पुनरावृत्ति का मतलब एक नंबर को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो आंसर देखो कैसे बनाओगे इसका। पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं? जिनको आगे या पीछे से पढ़े सेम आंसर आएगा। तो देखो पहले एक है ना, तो एक 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 लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे से पढ़ लो सेम आ जाएगा। फिर
1 2 1 लिख सकते हो तब भी सेम आएगा, फिर 1 4 1 लिख सकते हो तब भी सेम आ जाएगा, है ना। यानी एक नंबर को हमें क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। फिर देखो अगला क्या लिख सकते हो, अगला लिख सकते हो हमारे पास 2 1 2 लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो आप 2 2 2, क्योंकि नंबर को रिपीट कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो 2 4 2। चेक कर लो आगे या पीछे से पढ़ोगे सेम आएगा। फिर आप लिखोगे 4 1 4, फिर आप लिखोगे 4 2 4 और 4 4 4। कहने का मतलब क्या है, एक नंबर से 3 पैलिंड्रोमिक नंबर बनते हैं जब उनका रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक। प्रश्न 4 देखो, विद्यार्थियों के पसंदीदा रंग जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। परिणाम इस प्रकार थे, ये परिणाम दे रखा है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक आवृत्ति सारणी तैयार कीजिए। हमें क्या बनाना है, आवृत्ति सारणी, ठीक है। तो देखो आवृत्ति सारणी कैसे बनाएंगे हम। आवृत्ति सारणी, ठीक है। कैसे बनाओगे आप, टेबल होती है ना, टेबल बनानी है हमें, ठीक। इस तरीके से आप टेबल बनाओगे। आप यहाँ पर लिखोगे रंग, क्या लिखोगे, रंग। यहाँ पर लिखोगे मिलान चिन्ह, क्या लिखोगे, मिलान चिन्ह। और यहाँ पर लिखोगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। बताओ सबसे पहले कौन सा है, नीला रंग। तो आप नीला लिखोगे यहाँ पर, और नीले रंग को ढूंढोगे कितनी बार आ रहा है। जैसे देखो एक बार नीला आ गया, एक 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आ गया नीला, तो यहाँ पर लिख दोगे 4 और यहाँ पर 4 लाइनें खींच दोगे, ठीक है। दूसरा रंग देखो, दूसरा रंग क्या है, दूसरा रंग है लाल। तो देखो लाल कितनी बार आ रहा है, ऐसे गोला लगा लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 बार आ गया ये, तो यहाँ 6 लिख दोगे। 1 2 3 4, पांचवी लाइन ऐसे काटनी होती है, और ये 6। उसके बाद देखो अगला कौन सा रंग है, अगला रंग है आपका गुलाबी। गुलाबी कितनी बार आया है बताओ, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 बार आया है। 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला कौन सा बच गया, हरा। तो हरा कितनी बार आया है, हरे को देखो, 1 2 3, 3 बार। तो हम क्या लिख देंगे, 1 2 3। और लास्ट में पीला कितनी बार है, पीला है जो बच गए हैं, एक और एक 2। तो 2 बार पीला है, यहाँ पर आपने लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टोटल वाला बॉक्स भी दिखा देना जिसमें आप टोटल करके लिख सकते हो कुल, ठीक है। कुल कितने हैं जोड़ो, 4 और 6 10, 5 15 और 5 20। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 20, ठीक है। अथवा में देखो क्या क्या रखा है इसका, अथवा, अथवा में देखो क्या क्या रखा है इसका। अथवा में आपको क्या रखा है, एक दंड आलेख प्रत्येक कक्षा विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है, यानी एक दंड आलेख दे रखा है। कक्षा 5 के लिए 10 इकाई ऊंचाई है और कक्षा 6 के लिए 13 इकाई ऊंचा है। यदि पैमाने की लंबाई 1 इकाई में 4 विद्यार्थी हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमें ये बतानी है। तो देखो कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बताओ कितनी विद्यार्थियों की संख्या होगी। उसने क्या रखा है कि 10 दंड है, और एक कितने के बराबर है, 4 के बराबर। तो कितने हो गई है, 40। ऐसे ही फिर निकाल लो कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखो इनके लिए 13 है, कितने हैं, 13 ऊंचाई है, और एक कितने के बराबर है, 4। मल्टीप्लाई करो 52।
तो टोटल कुल विद्यार्थी कितने आ गए? कुल विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी आ जाएगी? दोनों को ऐड कर दो ना, 40 प्लस 52 कितना आ जाएगा? 92। तो आंसर कितना आ गया? 92। उसके बाद पांचवा देखो, पांचवा पांचवा क्या कहता है आपको? एक त्रिभुज का एक समकोण और दूसरा कोण 40 है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। इस तरीके से बना सकते हो त्रिभुज, ठीक है। एक उसने समकोण बोल रखा है, ये समकोण का साइन होता है ना 90 डिग्री, ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, और ये एक समकोण बोल रखा है, दूसरा बोल रखा है 40। हमें तीसरा कोण ज्ञात करना, नहीं पता, मान लो एक्स। तो माना तीसरा कोण क्या है? तीसरा कोण जो है मैंने मान लिया बराबर है एक्स। कितना है? एक्स। कोण एक जमा कोण बी जमा कोण सी अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। एक की वैल्यू 90 है, एक की वैल्यू 40 है, एक को हमने x मान लिया था, 180 आ गया। जोड़ोगे तो 130 प्लस एक्स, 180 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू बताओ। 180 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। x कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 वाला। निम्नलिखित पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान भरिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक को एक लिख दिया। अब देखो आगे वाले को क्या लिख रहा है? 1 + 2 + 1, ये 4 लिख दिया है उसने। यानी क्या कर रहा है ये? बीच में अगर 2 है तो 2 नंबर ओपन कर दे रहा है उनके बीच में। अब देखो 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये 9 हो गया। पैटर्न बनाया है इसने। अब देखो क्या करना है हमें, बीच में देखो अब कौन सा है? 1 और 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 लिख दोगे, फिर 3 लिख दोगे, फिर 2, फिर 1, है ना। इस तरीके से हमारा फिर दोबारा पैटर्न बन जाएगा। और यहाँ पर कितनी 4 संख्याएं हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 16। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16। इनको जोड़ सकते हो, फिर भी क्या आंसर आ जाएगा? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक है, प्रश्न 7 देखो क्या कहता है? 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे करोगे? देखो 7, 20 के गुणनखंड, 20 गुणनखंड देखो, 20 के जो गुणनखंड है, यानी 20 किन किन के टेबल में आता है बताओ? एक के टेबल में 20 आता है, हाँ। दो में भी आ जाता है, 3 में पढ़ो नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा, हाँ। 5 में भी आ जाएगा, 10 में और 20 में आ जाएगा। ऐसे ही फिर लिखो 36 के गुणनखंड। 36 के गुणनखंड क्या होंगे? जो 36 को डिवाइड कर दें। क्या एक के टेबल में 36 आता है? हाँ, एक के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। दो में, हाँ, 18 बार में आ जाएगा। 3 से भी काटोगे, डिवाइड करोगे तो 12 बार में आ जाएगा। 4 से भी आ जाएगा, 5 से नहीं आएगा, फिर 6 से आ जाएगा। 7 में नहीं आता 36, 8 में नहीं आता, 9 में आ जाता है, फिर 10 11 में नहीं आएगा, 12 में आ जाएगा। 12 के बाद सीधा तुम्हारा 18 में आएगा और फिर 36 में आएगा। अब हमें क्या करना था? हमें 20 और 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, तो हमें क्या करना था? देखो 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखने थे, है ना। तो देखो 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जो दोनों के टेबल में आ जाए, है ना। तो देखो एक तो हो गया, एक एक लिख दिया। फिर देखो ये दो भी दोनों में आ रहा है, दो लिख दिया। फिर 4 आ रहा है दोनों में, 4 लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4। ठीक है, प्रश्न 8 देखो क्या कहता है? एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अथवा एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। बुक का ही क्वेश्चन है। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाते हैं। देखो उत्तर 8 देखो, हमारे पास उत्तर 8 का ए वाला पार्ट है। हमारे पास भुजा की लंबाई कितनी है बताओ? भुजा की लंबाई जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितनी है? विकर्ण की लंबाई जो है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर।
तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर की जो भुजा है ना, इसके लिए एक लाइन खींचनी है। देखो सबसे पहले तो आपको भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर ना, तो आपको 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर देखो विजिबल है ना, हाँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। ये रही मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। इसका मैं नाम दूंगा ए और बी। क्या नाम दे दूंगा मैं, ए, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। कोण कितना बनाना है, 90 डिग्री का। यहाँ पर डी का यूज करके आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ देखो ये है ना, ये रहा 90 डिग्री। तो एक तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया इस तरीके से। ऐसे ही हमें बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये रहा बी, यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया बी पर भी। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, 90 डिग्री। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप पर हमें ए से जो है 7 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है। अब क्या करोगे आप, देखो विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को जो प्रकार है 8 सेंटीमीटर खोलो। ये रहा 8 सेंटीमीटर। एक ए से आर्क लगाओ, चाप लगाओ 8 सेंटीमीटर की। इसको पहले बढ़ा लेना थोड़ा। अब क्या करोगे आप, देखो आपके विकर्ण की लंबाई है 8, तो ए और बी से 8 सेंटीमीटर की हमें क्या लगानी है, एक चाप लगानी है। 8 सेंटीमीटर खोल दिया। पहले ए से लगाओ 8 सेंटीमीटर, और सेम काम तुम्हें किससे करना है, बी से। जहां ये काट रहे हैं एक को नाम दे दो, ए बी हो गया ना, एक को नाम दे दो सी, और एक को नाम दे दो डी। उसके बाद इन दोनों को सी और डी को आप जोड़ दो। सी और जी डी को हमने ये देखो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमें ये मिला है, ये हमारे पास क्या है, एक आयत है जिसकी जो भुजाएं हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इसका एक जो विकर्ण था, विकर्ण कितना है, ये विकर्ण है हमारे पास, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर सेम इसका बी वाला जो है उसमें आप कर सकते हो। उसके अंदर आपको भुजा 3 दे रखी है, तो 4 की जगह क्या लिख दोगे, 3। और उसके बाद 90-90 डिग्री का कोण बना देना। और क्या करोगे, जो हमें विकर्ण की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7, तो 7 सेंटीमीटर खोलकर ऐसे आप आर्क लगा सकते हो, ठीक है। प्रश्न 10 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। हमें किस में लिखना है इसे, आरोही क्रम में। 7/10 है, 12/15 है और 3/5 है। देखो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है। बट दिक्कत ये है यहाँ पर कि यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इस वाले केस के लिए क्या करना होता था बताओ, इस वाले केस के लिए हमें करना होता था एलसीएम लेना होता था, है ना। तो सबसे पहले क्या लोगे, 10, 15 और 5 का, और 5 का एलसीएम लीजिए। क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम लो है इसका। तो देखो इस तरीके से 10, 15 और 5 का 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 5 जा 10, 15 तो आता नहीं है, 5 भी नहीं आता। 3 के टेबल से कट जाएगा, 5 नहीं आता, 3 5 जा, और ये 5 का 5 ही रहेगा। अब 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 बन जा। एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आ गया ना एलसीएम। अब यहाँ पर देखो हमारे पास भिन्न क्या थी, 7/10 थी। मुझे इसको क्या बनाना है, नीचे देखो एलसीएम बनाना होता है। एलसीएम कितना है, 30। तो यहाँ पर 3 से करोगे तो 10 3 जा 30 होता है ना, तो यहाँ भी 3 से 21/30 आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाला कितना था, 12/15 था। 30 बनाने के लिए 15 2 जा करूंगा ना, नीचे सेम करना होता है, ध्यान रखना। 24/30 आ गया। उसके बाद थर्ड वाला देखो 3/5 है। 30 बनाना है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आ जाएगा। 5 6 जा 30 और ये 18 आ गया। अब देखो आसानी से देखो, नीचे वाले तो सारे सेम है, तो ऊपर वाले को कंपेयर कर सकते हो। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। सबसे छोटा देखो ये है 21, सॉरी 18 वाला सबसे छोटा है, तो 3/5 पहले आ जाएगा। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला है 7/10, ये दूसरा आ जाएगा। और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 12/15, ये आपके पास तीसरा आ जाएगा, है ना। खंड घा देखो, 11 से 13 दीर्घ प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 5 अंक का है। 5 अंक के प्रश्न है ये। पहला देखो 11 का ए।
एक फर्श 13 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श कितना लंबा है? 13 मीटर चौड़ा और 12 मीटर, है ना? तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास मान लो फर्श है, ठीक है? चौड़ा कितना है ये? 13 मीटर, और लंबा कितना है ये? 12 मीटर, ठीक है? उस फर्श पर 12 मीटर भुजाओं वाला एक वर्गाकार कालीन बिछा है। अब देखो, एक कालीन बिछा हुआ है, 12 मीटर लंबा है वो। तो देखो 12 मीटर अगर वो लंबा है, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं यहाँ तक कि कालीन बिछा हुआ है 12 मीटर लंबा है, ठीक है? ये क्या हो गया? मान लो कालीन हो गया। ये क्या हो गया? ये कालीन। 12 मीटर भुजाओं वाला वर्गाकार है, तो ये भी 12 इसका हो जाएगा। 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, और ये भी 12 मीटर, है ना? ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 12 मीटर। सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा रखा है, आप वीडियो में भी चेक कर सकते हैं जाके। आगे देखो, फर्श का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ है। तो इस पर कालीन नहीं बिछा हुआ है ना, देखो ये वाला भाग। तो ये वाला हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे फर्श की लंबाई। क्या लिखोगे? फर्श की लंबाई। बताओ फर्श की लंबाई कितनी है? 13 मीटर। फिर आप लिखोगे फर्श की चौड़ाई। फर्श की चौड़ाई। बताओ फर्श की चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। उसके बाद कालीन की भुजा, वर्गाकार है ना, वो कितना है? 12 मीटर। अब यहाँ पर मुझे क्या बताना था? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल जहां कालीन नहीं बिछा है। नहीं बिछा है। सिंपल सा है, कैसे निकालोगे? फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, है ना? और माइनस क्या कर दोगे? माइनस कालीन का, कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है? फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो आयत ही तो है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा ना। तो लंबाई, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा? चौड़ाई। और कालीन तो वर्गाकार है, इसका हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। इतना आता है समझ में? उसके बाद आगे देखो क्या कर सकते हो। लंबाई कितनी है इसकी? 13। चौड़ाई कितनी है? 12। इसका 12 गुणा 12। अगर यहाँ करोगे 13 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 13 टू जा 26, 13 वन जा 13 और 2 50, ठीक है? कितना आ गया ये? 156। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 6 में से 4 गया 2, 15 में से 14 गया 1, तो 12 मीटर स्क्वायर। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छे से हमने पूरे चैप्टर की वीडियो में समझा रखा है, वहां से इस तरीके के क्वेश्चन चेक कर सकते हो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सा क्वेश्चन है, और 5 नंबर का है ये, ठीक है? अथवा में देखो क्या कहता है, 11 का बी। 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार फूलों की क्यारी है। शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। 11 बी है ये आंसर, ठीक है? 11 का बी आंसर है ये। तो सबसे पहले तो हम भूखंड बनाते हैं। विजिबल है ना? ठीक है, ये हमारे पास आ गया भूखंड। कितना है ये हमारे पास है 12 मीटर तो लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। चारों कोनों पर हमने ये क्यारी बना रखी है। इस तरीके से हम क्यारियां बना देंगे चारों कोनों पर, ठीक है? ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ये क्यारी हो गई। 4-4 मीटर की है ये, 4 मीटर, ये 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर, 4 क्यारियां हैं। शेष भूखंड का क्षेत्रफल, तो शेष भूखंड देखो ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये शेष भूखंड बच गया, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले लिखोगे भूखंड की, भूखंड की लंबाई। क्या लिखोगे? भूखंड की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। फिर लिखोगे आप भूखंड की चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई कितनी है बताओ? भूखंड की चौड़ाई है 10 मीटर। अब लिखोगे आप भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 120 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो है चारों कोनों पर वर्गाकार फूलों की क्या है, क्यारी। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा, भुजा कितनी है बताओ। भुजा है हमारे पास 4 मीटर। वर्गाकार क्यारियों का क्षेत्रफल, क्यारियों का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल आ जाएगा बताओ। भुजा गुणा भुजा आएगा ना क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है वर्गाकार, भुजा गुणा भुजा कर दिया, है ना। 4 गुणा 4 कितना आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे बताओ शेष भाग का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कर लो, भूखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटा दोगे बताओ, उसमें से माइनस कर दोगे क्यारियों का, विजिबल नहीं है क्या, हाँ, क्यारियों का क्षेत्रफल। बताओ भूखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला था 120, उसमें से माइनस कर दो 16, कितना आ जाएगा 104 मीटर स्क्वायर। ठीक है आंसर। बारवा देखो, निम्नलिखित तालिका में कॉलम ए की प्रविष्टियों का कॉलम बी की सही प्रविष्टियों से मिलान कीजिए, यानी हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, ये रही हमारे, देखो कॉलम ए ये रहा, कॉलम बी। न्यून कोण, बताओ न्यून कोण कैसे बनता है। हमारे पास ये रहा ना न्यून कोण 75, 90 से कम होता है, यहां मैच कर दोगे न्यून कोण को। दूसरा है अधिक कोण, अधिक कोण देखो 90 से ज्यादा होता है ना, ये देवी रखी है इसकी मीजर, ये रहा हमारे पास अधिक कोण। समकोण इस तरीके से होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, समकोण बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ बनता है, तो ये हो गया हमारे पास समकोण। उसके बाद हमारे पास सरल कोण जो है, ये रहा हमारे पास एक सरल कोण। और प्रतिवर्ती कोण जो है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, ये प्रतिवर्ती कोण हमारे पास ये रहा। ठीक है, याद रखना इनकी डेफिनेशन वगैरह भी, एक द करेक्ट में भी पूछ सकता है ये आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित चित्रालेख 5 अलग अलग गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ट्रैक्टरों की अलग अलग संख्या दर्शा रहा है, जैसे रायपुर कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, एक ट्रैक्टर 10 के बराबर है, तो ये कितने हो जाएंगे बताओ। 5 गुणा 10 कर दोगे कितना आ गया, ये आ गया 50। ऐसे ही 1 2 3 4, तो 4 गुणा 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 40। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुणा कर दो, 7 गुणा 10 कितना आ गया, ये 70। फिर रामगढ़ में 2 ट्रैक्टर है, 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, ये 20। और यहाँ पर देखो लखीमपुर में कितने, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 10 कितना आ गया, 50। तो इन दोनों गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, चित्रलेखा का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमें इसके उत्तर भी देने हैं। देखो पहला, सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम बताइए। सबसे कम ट्रैक्टर वाला गांव कौन सा है बताओ, विजिबल है ये, हाँ, ये रहा। यहाँ से देखो सबसे कम ट्रैक्टर वाले जो गांव है उसका हमें नाम बताना है। विजिबल है ना, यहाँ से हम चेक करते रहेंगे। देखो सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम बताओ, सबसे कम ट्रैक्टर ये रहा ना, क्या नाम है इसका, रामगढ़, तो आप क्या लिख दोगे, रामगढ़ आंसर। दूसरा देखो, सबसे अधिक ट्रैक्टर वाले गांव का नाम बताओ, सबसे अधिक ट्रैक्टर देखो किसमें है, इसमें है ना, क्या नाम है इसका, संतगढ़, तो क्या लिख दोगे, संतगढ़। तीसरा देखो, लखीमपुर गांव में ट्रैक्टरों की संख्या बताओ कितनी है। तो देखो लखीमपुर 1 2 3 4 5 है ना, 5 × 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 50 ट्रैक्टर, कितने आ गए, 50। उसके बाद संत गांव में शाहपुर गांव से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। तो देखो संत गांव की कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास संत गांव, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने हैं, 7। माइनस दूसरा कौन सा गांव है, इन्होंने कहा है शाहपुर, शाहपुर में कितने, 1 2 3 4, माइनस कर दो 4। 3 ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर 10 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 10 कितना आ गया, 30 ट्रैक्टर, कितने आ गए, 30 ट्रैक्टर।
लास्ट देखो, रामगढ़ और लखीमपुर गांव में मिलाकर कुल ट्रैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो रामगढ़ में कितने ट्रैक्टर हैं, ये रहा हमारे पास रामगढ़, 2 ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस कर दो। लखीमपुर में कितने हैं, लखीमपुर में 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो इनको मिला दिया 5, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10 से। 2 और 5 कितने हो गए, 7 × 10 कितना आ गया, 70 ट्रैक्टर हैं। रामगढ़ और लखीमपुर गांव में मिलाकर ट्रैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है। 14 देखो क्या कहता है, गणित की एक कक्षा में शिक्षिका संपूर्ण संख्याओं की अवधारणा समझा रही थी। उन्होंने अपने छात्रों से कहा, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 20 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ देखो हम क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 के गुणनखंड बताओ। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, जिनके टेबल में 20 आ जाता है, एक के टेबल में आ जाता है, 2 में आ जाता है 20, 3 में तो नहीं आता, 4 में 20 आ जाता है, 5 में आ जाता है, 10 में आ जाता है और 20 में आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड देखो क्या कहता है, 28 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 28 के गुणनखंड लिखो। 28 के गुणनखंड का मतलब जो 28 के टेबल जिस 28 के गुणनखंड का मतलब क्या है बताओ, जो 28 को डिवाइड कर दें। एक के टेबल में 28 आ जाता है, 2 में आ जाता है, 3 में तो नहीं आता, 4 में 28 आ जाता है, फिर 7 में आ जाएगा 28, फिर 14 में आ जाता है 28, और फिर किस में आता है, 28 में 28 आ जाता है। उसके बाद थर्ड में दर्शाइए कि 20 एक संपूर्ण, थर्ड देखो दर्शाइए कि 20 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो थर्ड में देखो हम पहले करते हैं 20 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। उसने क्या रखा है ना, संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, जिनके गुणनखंडों का योग कर दें तो संख्या के 2 गुने के बराबर आता है। अब तो देखो 20 के गुणनखंडों का योग करो, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 20 कितना होता है, 42 42 होता है। अब संख्या का 2 गुना करो, संख्या का 2 गुना, 2 गुना अगर मैं करूंगा 20 × 2, ये तो आ गया 40, कितना आ गया ये, 40। तो यहाँ पर देखो 42 बराबर नहीं है 40 के, है ना, इसलिए कह सकते हो 20 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या रखा है कि दर्शाइए बी में 28 एक पूर्ण संख्या है। तो 28 के लिए देखो किस तरीके से करोगे आप, थर्ड वाला ये अथवा वाला है ना, कौन सा है ये, अथवा। देखो तो 28 के गुणनखंडों का योग निकालो पहले, तो गुणनखंडों का योग। तो बताओ 28 के गुणनखंड कौन कौन से थे, हमारे पास 1 था, 2 था, 4 था, 7 था, 14 था और 28 था। सबको जोड़ो कितना आता है, 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28 और 28 कितने हो गए, 56, कितने हो गए, 56। 28 का 2 गुना करो, 2 गुना, 2 गुना कितना हो जाएगा, 28 × 2 कितना आ गया, 56 आ गया, ये 56, है ना। अब हमें क्या करना था, दोनों बराबर हो गए ना, 56 बराबर क्या आ गया, 56, इसलिए क्या लिखोगे, 28 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। आती है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 देखो क्या कहता है, सुश्री कविता कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ बहुभुजों के परिमाप विषय पर एक गणित प्रयोगशाला गतिविधि आयोजित कर रही थी। ये गतिविधि आयोजित कर रही थी, गतिविधि के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमाओं के साथ एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी होती है। उन्होंने बोर्ड पर कुछ बहुभुज बनाए और बोर्ड पर निम्नलिखित कथन लिख दिए। ये बहुभुज बना दिया और इन्होंने क्या कथन लिखे, इनको हम इसी से कंपेयर करके इसको करेंगे, ठीक है।
देखो, एक बहुभुज का परिमाप उन्होंने लिखा, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाई का योग। अब पहले में क्या कह रखा है? उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लंबाई a इकाई और चौड़ाई b इकाई वाले आयत का परिमाप निकालिए। तो देखो, आयत का परिमाप अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा? आयत का परिमाप वो तुम्हें भी पता है। आयत का परिमाप जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है बताओ? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, है ना। लंबाई जमा चौड़ाई। तो बताओ, 2 लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई इसकी a है और चौड़ाई कितनी है इसकी b। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणा a जमा b। सेकंड वाला पार्ट देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई। सेकंड देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई वाले वर्ग का परिमाप। तो देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है हमारे पास 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा क्या है? x। मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 4x। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, बोर्ड पर बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बोर्ड पर बना आयत ये रहा ना, इसका परिमाप। तो थर्ड वाला देखो, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो है वो आपके पास क्या होगा? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना। तो बताओ, 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी? 12। लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी है इसकी? 8। कितनी है इसकी? 8, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 12 और 8 कितना होता है? 20। 20 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 40। तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखो क्या कहता है, अथवा में थर्ड का बी, बोर्ड पर बने वर्ग का परिमाप याद कीजिए। चौथा यहाँ देखो, इस तरीके से लिख दोगे, वर्ग का परिमाप। बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है ना। 4 गुणा भुजा बताओ कितनी है? भुजा हमारे पास ये रही वर्ग की 5। तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। विजिबल है ना? 20 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन 16 देखो, सर्दियों की एक ठंडी शाम है। अंजू अपनी दीदी के साथ रसोई में गर्म चूल्हे के पास बैठे हैं। दीदी गुड़ की चिक्की बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? चिक्की। उन्होंने चिक्की का एक बड़ा आयताकार टुकड़ा बनाया और उसे 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कितने टुकड़े हैं इसके? 12। ये बीच में लाइन विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। देखो, इस तरीके से उन्होंने कितने टुकड़े कर रखे हैं? उन्होंने टुकड़े कर रखे हैं इसके 12। विजिबल है थोड़ा बहुत? हाँ, अब विजिबल हो गया होगा। 12 टुकड़े इन्होंने कर रखे हैं। दीदी ने रवि को 2 टुकड़े, प्रिया और अंजू को 3-3 टुकड़े दिए और बाकी टुकड़े एक डिब्बे में रख दी। अब इसके आधार पर ना हमें इसके आंसर देने हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर जो है आपका ये, उत्तर जो है कौन सा है ये? उत्तर आपका है ये 60। फर्स्ट वाला देखो क्या कहता है उत्तर में, रवि को मिली चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, रवि को टोटल कितनी चिक्की है बताओ? टोटल जो है 12 टुकड़े हैं, रवि को मिले हैं 2। तो 2/12 हो गया। आप काट के लिख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 6 जा आंसर। दूसरा देखो क्या कहता है, दूसरा कहता है अंजू को मिली चिक्की के टुकड़ों को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करोगे? टोटल 12 टुकड़े हैं और उसको कितने मिले हैं? उसको मिले हैं 3 टुकड़े, तो 3/12 हो गया। और इसको दिखा सकते हो, जब काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा आ जाएगा, है ना। तीसरा देखो, तीसरा कहता है रवि और प्रिया द्वारा प्राप्त चिक्की के टुकड़ों को भिन्न का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, रवि को कितने टुकड़े मिले हैं? रवि को मिले हैं 2/12। उसके बाद प्रिया को कितने मिले हैं? प्रिया को मिले हैं 3, तो 3/12। जोड़ दोगे ना, दोनों का एलसीएम सेम ही है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर इनको बस जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 5/12। उसके बाद अथवा वाला देखो, अथवा क्या कहता है? 4। अथवा कहता है आपको, डिब्बे में रखी चिक्की के टुकड़ों के कोई 2 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो, डिब्बे में बची चिक्की, बची चिक्की कितनी चिक्की बची होगी बताओ? तो डिब्बे में चिक्की कितनी बची होगी? टोटल 12 थी, बांट कितनी दी? 2 रवि को दे दी थी
3 हमने अंजू को दे दिया और प्रिया को भी 3 दे दिया। 12 माइनस 2 और 3 5, 5 और 3 8। कितने बच गए? 4 टुकड़े बच गए हमारे पास। उन्होंने कहा है 2 समतुल्य भिन्न निकालो। तो पहले तो लिखो डिब्बे में रखी चिक्की की भिन्न। की भिन्न निकालो पहले तो। भिन्न कितनी है हमारे पास? टोटल 12 थी ना, और यहाँ पर 4 है, तो 4/12 हो गई। अब हमें 2 समतुल्य भिन्न निकालनी है ना, तो देखो पहली समतुल्य भिन्न कैसे निकालोगे? 12 है, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 8/24 ये हो गया। दूसरी कैसे निकालोगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से कर दो, 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? 36। ठीक है आंसर। इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ 7th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।